शानदार काम किया साहब, क्या लिफाफा, मोबाइल, पता नहीं कहाँ कहाँ से किया। देखो दुबे जी, ये एक ग्लोबल समस्या है। मैं तो आपको एक लिफाफे, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, मेरी कविता भी है, लेकिन उसमें से मैं सच जाता हूँ, वर वधू बैठे रहते हैं ऐसे लगता है लिफाफे एकत्रित करने का काउंटर। मेरे बेटा एक शादी में गया, बोला पापा भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, पहले पैसे देंगे, लिफाफा देंगे। बोला नहीं पापा भूख लग रही है। मैंने कहा नहीं कायदा है। ना लिफाफा मुझसे लिया, स्टेज पर जाकर बोलता है 3 थालियों के पैसे काट लो। और एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं जो आप सबके साथ होता है। अजमेर में तो देखिए हाथ से कहीं से नहीं होता, संवाद और मस्ती आपके पास होती है। सोम रतन जी की बिटिया का बर्थडे, बिल्कुल सच्चा किस्सा, कोई चुटकुला नहीं। अब आप एक एक बात में मजा लेंगे। मैंने नहीं लिफाफा दिया, इन्होंने जेब में रख लिया। बोला इसकी क्या जरूरत थी? मैंने क्या जरूरत थी तो वापस कर दो। बोले यार आप तो मजाक करते हो। अरे मैंने कहा मैं सीरियस हूं। ये बोले यार मजाक भी सीरियसली करते हो। ये आनंद है, उल्लास है, मस्ती है साहब। आप मोबाइल की बात कर रहे थे, ये तो सब लोग ऐसे, आज देखो बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े लोग भी पति पत्नी साथ साथ आए हैं। हाँ, आप इनको हंसने का मौका नहीं देती हैं, आज ही हंस लेंगे, हालांकि उसके बाद क्या होगा ये यही जाने। ये शिक्षा मंत्री हैं और वो मंत्री हैं। क्या है जी, मोबाइल की अपनी संस्कृति है। मैं तो कविता से आपको जोड़ता हूँ। कोई बड़ी बड़ी बात कर, रामदेव की बात आप कर रहे थे, टेलीविजन पर मैं भी आता हूँ। टेलीविजन पर कुछ नहीं आता, दिन भर सुबह बाबा शाम को बालाएं। दोनों ऐसे ऐसे आसन करते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन सांस रुक जाती है। दोनों के बदन पर कपड़े नहीं होते हैं, दोनों वीआईपी होते हैं। और आप साहब इस बात पर बारीक बात कह रहा हूं, संभाल लेना। दोनों के बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, दोनों वीआईपी होते हैं, दोनों के अनुयायी होते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। इसे विसंगति कहो या विडंबना। जिसने कपड़े उतार दिए, लोग या तो उससे डरने लगते हैं या उसकी पूजा करने लगते हैं। शायद कविता कपड़े पहनाने का काम करती है। और आपने पति पत्नी के संवादों पर बहुत बात करी, आज वाकई पति पत्नी हैं। और पहली बार आप देख रहे हो केवल कवि सम्मेलन की पति पत्नी साथ बैठे हों और शांति से बैठे हों। वरना एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी चले जाओ, लोग लुगाई लड़ रहे हों, आदमी आँख बंद करके समझ जाता पति पत्नी है। हंस के बात कर रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। मेरा दावा है साहब, सच कह रहा हूँ लड़ाता जी, मेरा दावा है कोई भी आदमी अपनी सगी पत्नी से 10 मिनट से ज़्यादा हंस के बोल ही नहीं सकता। कोई ना कोई बात हो जाएगी, होता है ना कमल जी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, हर लोग पत्नी क्या करती है, शादी होती है, बोला जी देखो आप ये कर रहे हो, अब उनके साथ मत जाया करो। आदमी थोड़ा छोड़ो यार, घर में कलेश होगा। बोला सिगरेट बंद करो, वो भी छोड़ देता है। बोला ये मत करो, वो मत करो। और 6 महीने बाद आराम से कहेगी देखो जी आजकल आप पहले जैसे नहीं रहे। हर पत्नी का यही आलम है। पत्नियां होती इसलिए, अच्छा लड़ा करो, लड़ना चाहिए। ये आदरणीय सुरेंद्र दुबे अभी होटल में बात कर रहे हंस हंस के 15 मिनट तक। मैंने कहा यार किससे कर रहे हो भाई साहब? हंस के 15, बोला पत्नी से। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। 15 मिनट तक पत्नी से हंस के, बोला मेरी नहीं तेरी है। और मैंने कहा यार तो बड़ा डिफेक्टिव मामला है। तो ये तो पत्नियां साहब बड़ी शानदार हैं, आज साहब साथ साथ आई हैं, इसलिए मोबाइल भी नहीं बज रहे हैं, वरना अब तक खनखना देते कहाँ हो। हर पत्नी चेक करती है कहाँ पहुँचे, जयपुर कहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट। हर पत्नी यही देखती है पति नेटवर्क में या कवरेज एरिया से बाहर हो गया। और देखना भी चाहिए, वरना इन पतियों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कनेक्टिविटी ढूंढने लग जाए। तो मैं पति पत्नी के संबंधों पर एक कविता सुना देता हूँ साहब, बिल्कुल ताजी कविता, आपने किसी ने नहीं सुनी है, मंच ने तो सुनी नहीं है, बिल्कुल लॉन्च कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे याद भी नहीं हो, लेकिन मैं सोचता हूँ देखो अपने घर में अपने शहर में कविता सुनाने का बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप तो आते हो कई सालों में, मैं साल में 6 बार आता हूँ। और ये वो लोग हैं, मतलब मेरे को इनके रहते हुए दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब मुझे निपटाते रहते हैं। क्या करो साहब, अब क्या करूं, लेकिन अब दोस्त हैं तो दोस्त हैं, इससे अच्छा है मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए मैं एक नई कविता पति पत्नी के संबंधों पर सुनाता हूं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए परिवार का आयोजन है, केवल कविता, केवल कवि सम्मेलन परिवार को जिंदा रखे हुए हैं। शायद और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां आप इस तरह परिवार के साथ बैठकर कुछ देख लें, सुन लें। आप देखो टेलीविजन पर क्या क्या आता है, कहने की मैं भी आता हूँ, लेकिन टेलीविजन पे वो सब कुछ आता है। आज मैं सच कह रहा हूँ, मैं टेलीविजन पे पता नहीं कुछ ऐसा आ रहा था, मैं चला गया बाहर,
मैंने कहा यार अब देखने लायक नहीं है। 10 मिनट बाद मेरे बेटे का आवाज आई, बोला पापा आ जाओ वो सीन तो गया। मतलब बच्चे एडवांस है। अच्छा बच्चे भी बहुत शांत, मतलब इनसे आप क्या करो, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं, रिमोट में गिनतियाँ सीख रहे हैं। तो मैंने पति पत्नी के संबंधों पर एक कैलेंडर बनाया है, मजा लेना। बिल्कुल कविता को प्रारंभ करता हूँ साहब। हाँ टोपी वाले भाई सब बात मत करो। शादी से पहले आदमी 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करता है, शादी के बाद 12 महीने में 12 तरीके से डरता है। कैसे? जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। मकर संक्रांति तिल का ताड़ बनाकर पत्नी लताड़ती है और 26 जनवरी को पति की छाती पर अपना झंडा गाड़ती है। आप भी ताली बजाओ। ऐसा नहीं है कि सफेद कपड़े पहन लो तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ होता है कभी कभी नहीं आता, लेकिन दूसरे में इंप्रेशन मारो। तिल का ताड़ बनाकर लताड़ती है, 26 जनवरी पर अपना झंडा गाड़ती है, पति सावधान की मुद्रा में जनगण मन गाता है। इसी बीच फरवरी आता है, महाशिवरात्रि महापर्व, पत्नी अपने व्रत का असर मांगती है, पति के सामने भगवान से दूसरा वर मांगती है। क्या बात है मेरे बाबा राजबिहारी, बढ़िया 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 है। पति भोला प्रभु भोले, कौन क्या बोले, इसलिए पड़े रहते हैं पी के भांग। मार्च में होली की तरंग, पति पत्नी के रंग, पत्नी पहले गुलाबी फिर लाल फिर पीली फिर लाल पीली। ये उदाहरण, पत्नी पहले गुलाबी फिर लाल पीली, हर रंग का अपना भेद होता है, पति का रंग नीला और खून सफेद होता है। अपनी अपनी बात पे भी तब मजा आ रहा, आपको मजा नहीं आ रहा क्या? देखो मैं दूसरी कविता बदल दूंगा, फिर आप ही कहते हो पुरानी सुनाता है। पत्नी का खून सफेद होता है और मुंह भी काला होता है कभी कभी इस खेल में। पति धार्मिक हो जाता है अप्रैल में, चेटी चंड, कमल जी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, सारे भगवानों को एक साथ पूजता है। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब से जाके सवाल पूछता है, बाबा साहब आपके संविधान में पतियों की रक्षा के लिए कोई रूल बना है? और बाबा साहब का जवाब सुनना। देखो पहली कविता का हस्ताक्षर आपका होना बहुत ज़रूरी है। शायद मुझे अमेरिका में सुनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो मैं नई कविता के अपने दोष हो सकते हैं। हो जाता है चेटी चंड, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, पता नहीं कौन कौन से भगवान को पूछता है। बाबा साहब अंबेडकर से सवाल पूछता है, बाबा आपके संविधान में पतियों की रक्षा के लिए कोई रूल बना है? बाबा साहब कहते हैं तू पति बन गया ना, समझ ले तेरा अप्रैल फूल बना है। मई का दिवस, मई महीना, मई पतियों के लिए आदर्श महीना है। मजदूर दिवस, मजबूर दिवस, मर मर के जीना है। जून में जून खराब होती है, जुलाई में घटाएं उसकी हालत पे रोती हैं, अगस्त में घनघोर क्रंदन होता है और पति की जान को सबसे बड़ा ये रक्षाबंधन होता है। कैसे होता है देखो आप, पति की जान, अगस्त ध्यान रखना, अगस्त में क्या होता है, पति की जान को सबसे बड़ा ये रक्षाबंधन होता है। पत्नी के साथ साथ उसके भाई भी छाती पे मूंग दलते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हर पति के मन में आजाद होने के सपने पलते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा इसलिए विसर्जन हो रिया। कुछ भी नहीं, गण के साथ पति लगा इसलिए विसर्जन हो रिया है, फोकट में पति रो रिया। अक्टूबर महीना होता है रंगीला, पत्नी करती है डांडिया, पति देखता रामलीला। अब रामलीला में क्या देखता है? अरे पतियों में देखो, पति होके अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कह रहा हूँ। ये कभी लोग कहते हैं हमारे कंठ पे सरस्वती बैठ जाती है तब कविता लिखते हैं। मैं कहता हूँ जब पत्नी कंठ दबा देती है तब ऐसी कविता लिखी जाती है। बड़ी भारी काम है। और आपका दर्द गा रहा हूँ। भाभियों से तो खैर ये तो खैर महान नहीं, पत्नियों का तो क्या होता है, देखो पत्नियाँ सबकी महान होती हैं।
आप हर घर में यही होता है, शादी के 1 साल तक घर में डिओड्रेंट, परफ्यूम, क्रीम सब मिलता है। 5 साल बाद पेंजोन, आयोडेक्स, झंडू बाम और बाद में प्लास्टर, वो सब मिलता है। कितने देखिए, आप जी जानते हो साहब, कितने अध्यक्ष और कितने एमपी बन जाओ, आदमी पति पति होता है। पति की मतलब पत्नी की नज़र में उसकी औकात 2 कौड़ी से ज़्यादा होती नहीं है। होती है क्या? अब डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, क्या करो। चलिए, रंगीला होता है, पति देखता है रामलीला। जैसे जैसे लीला आगे बढ़ती है, पति सोचता है यार अपनी पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, वहाँ तो सीता अग्नि परीक्षा देती है, घर में मुझे देनी पड़ती है। अगर ये कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो बड़ा लफड़ा होगा, बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। सीता धरती में समाई थी, उसे कहीं जमीन में जिंदा नहीं करना पड़ेगा। हर पति की नजर में, हर पति की नजर, हर पति मन ही मन रावण की इज्जत करता है, क्योंकि इतिहास में अकेला मर्द है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता है। इसीलिए उसका पुतला फूंका जाता है। उन पतियों को बताया जाता है ये फोकट का वहम है, फोकट का अहंकार, फोकट का गर्व है। विजयदशमी पति पर पत्नी की विजय का पावन पौराणिक पर्व है। डर या मर। फिर आ जाता है नवंबर, दिवाली की सफाई। सफाई के दौरान पतियों को ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि इस दिन घर का कूड़ा करकट सब बाहर फेंका जाता है। जो बच जाता है वो करवा चौथ में काम आता है। करवा चौथ में पत्नी उसका पतित्व जांचती है, उस चांद की पूजा करती है और इस चांद पे नाचती है। सचमुच बीवी बच्चे बाजार सब उसको लूटते हैं। दिवाली के सारे पटाखे उसकी खोपड़ी पे फूटते हैं। दिवाली के सारे पटाखे उसकी खोपड़ी पे फूटते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है और गृह लक्ष्मी का पत्नी एक वैधानिक वाहन है। आगे की पंक्तियां मजा लें। वैधानिक वाहन है, लक्ष्मी को सब चाहते हैं, वाहन खलता है। पति घर की खुशहाली के लिए साल भर दीपक बनकर जलता है। दीपक बनकर, ये बात समझ में आ गई। अंतिम महीना दिसंबर। दिसंबर भी उसकी स्थिति भांप रहा होता है। वो सर्दी से ठिठुर रहा है, दरअसल सर्दी से नहीं, पत्नी के डर से कांप रहा होता है। क्रिसमस पर ईसा मसीह के सामने जाकर मट्ठा टेकता है। वहां भी सूली पे टंगे यीशु में खुद को ही देखता है। वहां भी सूली पे चढ़े यीशु में खुद को ही देखता है। हर कोई उनके चरण चूमता है। साल की विदाई में पति नाचता गाता और झूमता है और फिर भूल जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के झूले में फिर से झूल जाता है। ये पतियों के प्यार का बवंडर है, ये कुछ और नहीं। आदर्श भारतीय पतियों का सालाना दाम्पत्य कैलेंडर है। नई कविता थी, ताली वाली बजाओ। क्या होता है जी, देखो बड़ा अपने मतलब क्या होती, मेरे को तो इज्जत बेइज्जती साथ साथ होती रहती है। एक जना बोला साहब आपको टेलीविजन पे देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा क्या लगता है? बोला आप टीवी पे आते हो, रिमोट हमारे पास रहता है। तो मैंने कहा इज्जत कर रहा है बेइज्जती कर रहा है? कुछ नहीं कर सकता। एक बोला यार आप क्या सचिन तेंदुलकर की तरह कविता करते हो? फिर मैंने कहा सचिन तेंदुलकर खुश हुआ। मैंने कहा थैंक यू। पर मैंने कहा यार भाई तेरे को बताऊं, सचिन तेंदुलकर को कविता नहीं आती है। बोला आपको भी कौन सी आती है ना। मैं तो सवाल ये है, आज जरदारी आए, बहुत सारी बातें हैं, टेलीविजन और क्रिकेट का मौसम चल रहा है। सब क्रिकेट में कुछ नहीं, पहले ये सब पति पत्नियों का जो खेल है ना, आप सब ज़्यादातर लोग शक्ल से पता लग रहा है पति व पत्नी बैठे हो। क्या कि महिला की तो पहचान होती है, मंगलसूत्र लटका रहता है। आदमी की पहचान होती है उसका चेहरा वहाँ तक लटका रहता है। ये 5 डे वाले लोग हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते। अच्छा ये बीच में बोलो, रोज रात को बोलते हो। ये क्या है जी, मेरे दुश्मन और दोस्त बराबर ही हैं। वो भी सुनाऊंगा, चिंता मत करो।
हम लड़ते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी विदेश यात्राएं की करता हूं, मैं जानता हूं साहब, हम वो लोग हैं जो शादी के 25 साल तक वही एल्बम दिखाते रहते हैं। विदेशों में चले जाओ, 1 साल में 3 एल्बम रिलीज हो जाते हैं और रंगीन। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। गंतव्य गाड़ी के पहिए हैं, जहां भी पहुंचते हैं साथ साथ पहुंचते हैं। क्योंकि हम पुराने उन 5 दिन के दिवसीय मैचों के लोग हैं, 5 दिन तक खेल खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैच ड्रॉ। क्योंकि हम जानते हैं जिंदगी 4 दिन की और हमें 5 दिन खेलना है। लेकिन आजकल तो ये 20-20 बॉल के साथ बाला है। ध्यान से देखो, समझ में नहीं आता उछाल किस में ज्यादा है। हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए मचल रहा है। देश हो या मैदान, दोनों का क्षेत्ररक्षण थर्डमैन के भरोसे चल रहा है। घोटालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, घोटालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, फील्डिंग में पसीने छूट रहे हैं। आप कहते रहिए ये पाप है, वो कहते हैं मनोरंजन का बाप है। तभी तो, बस इस पंक्ति को संभाल लेना, तभी तो हमें आतंकवादी छूटने का गम नहीं है, पर कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। ये समस्याएं, बातें हैं साहब। एक मैं अशोक जी भाई साहब तक पहुंचूं। मैं चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूँ, आपके बीच हर बार आता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, लेकिन आज तो मुझे 4-5 कवि हैं, थोड़ा समय भी मिल गया। पिछली बार तो ये भी नहीं था। कवि की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती कि उसे मत सुनो। बेचारा क्या करे, मतलब हम तो पकड़ पकड़ के सुनाते हैं, लेकिन आज मिल गया मौका। एक कविता मैं 2-2.5-3 मिनट की, वो कविता जिसको मैंने शायद अशोक जी से परिचय के रूप में कभी सुनाई थी, और यहाँ भी बहुत पहले पुरानी कविता है, 10-15 साल पहले सुनाई होगी, कुछ श्रोताओं ने आप जिसने सुन रखी होगी, लेकिन ज़्यादातर नए हैं। मैं चाहता हूँ व्यंग का हस्ताक्षर, आप चाहते हो हंसी के साथ में व्यंग, आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। व्यंग क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है साहब, हाथ से आप सब समझते हो, मेरा शहर है, मुझे इसके तेवर को पता है। व्यंग क्या होता है, 4 लाइन में संप्रेषित करता हूँ, आप उसे संभाल लेंगे, कविता पूरी सुना दूंगा 2.5-3 मिनट की। मेरे घर में कुछ बात नहीं कर रहा हूं, कोई कविता नहीं। कविता बिटवीन द लाइन्स होती है, जो कहा गया वो कविता नहीं होती, जो नहीं कहा गया वो कविता है। रमेश जी भाई सब बैठे हैं, मेरे घर में कुछ अखबार आते हैं, केवल अखबार का नाम लूंगा और व्यंग संप्रेषित हो जाएगा, आप बता देंगे अखबार का नाम और मेरा जवाब, बस दोनों को सुनना। पत्नी का जवाब, अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, हिंदू बट गया। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपसे कहने का मुझे हक है, ये मेरे को आपका बेटा होने का दायित्व है। तालियां, कुछ लोग कहते हैं कवि सम्मेलन में तालियां मांगते हैं, तालियां कोई पैमाना नहीं होती हैं, तालियां केवल कविता का दर्पण होती हैं, आपके हस्ताक्षर होती हैं। शायद आप ही वो लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि टेलीविजन के पर्दे पर वो दिखाया जाता है जो देखने लायक नहीं है। जब हम हल्की बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, तो आप हमें ठाकों से हथेलियों को उठा लेते हैं। जब अच्छी बात करते हैं तो आपके संस्कार आपके इन 2 हाथों को रोक देते हैं। वाह भाई वाह, बढ़िया 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 राज, बढ़िया। अच्छी बात हम कहें, आपका भी दायित्व है सुनना। व्यंग संप्रेषित हो तो बताना, ताकि एक व्यंग की श्रेष्ठ रचना मैं आपके बीच रख सकूं। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, हिंदू बट गया, पंजाब केसरी फ्रेम में जड़ा है, राष्ट्रीय सहारा कुर्सी पे पड़ा है, भास्कर पानी में गल रहा है, हिंदुस्तान चूल्हे में जल रहा है। ये है व्यंग, जहां बात कही नहीं जाए लेकिन संप्रेषित हो जाए। एक कविता जिसका शीर्षक बहुत पुरानी कविता है, लेकिन मेरा मन है, अशोक जी का भी आग्रह था, इनकी उपस्थिति में पढ़ना भी चाहता हूँ। जिन्होंने सुन रखी हो क्षमा करें, लेकिन अधिसंख्य नहीं श्रोता है। रोटी शीर्षक से मैं कविता लिखता हूँ, विशुद्ध व्यंग, कोई लफाजी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ का संस्कार मिला। मैं कविता लेकर लाफ्टर में भी गया, वहाँ भी मैंने कोशिश की कि कविता सुनाऊँ, कविता को प्रतिष्ठित करूँ। कविता और लाफ्टर में जो कुछ होता है बताने की जरूरत नहीं है, आइए कविता से जोड़ता हूँ। हाँ जी, स्वागत। ना मेरे पास चेक था ना जैक था, आपने शायद नहीं सुनी, सुनी। ना मेरे पास चेक था ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। प्रतीक के माध्यम से कहता हूं, 3 चीज रोटी के लिए जरूरी है आज की तारीख में, चेक, जैक या आरक्षण। क्षमा करें,
लेकिन मुझे अगर रोटी मिल जाती है तो मेरा अहंकार पनपता है। शायद इस कविता के प्रेरणा स्रोत कहीं आपकी कटे हाथ रही होगी, इसलिए आपके समक्ष पढ़ने का मन है। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। तभी एक पुलिस वाला आया, उसकी काक दृष्टि रोटी पे पड़ी, देने लगा मुझे तड़ी। क्यों भैया कैसे घूम रहा है, दिन में लगा के झूम रहा है, तेरी शामत आई है, ये सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई है? बढ़िया भाई बढ़िया। सुबह पहले मत खफा कर, ले देकर मामला रफा दफा कर, निकाल ये काफी मोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह भाई वाह, बढ़िया राज, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। मैंने उसे किया मना, तभी एक वकील साहब आए, मुझे लगा शायद मेरी रोटी बचाए। कड़क के पूछा क्या लफड़ा है? मैंने कहा सर ये पुलिस वाला मेरी रोटी के पीछे पड़ा है। वो बोले तो भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रहा है, खुलेआम रिश्वत मांग रहा है, मैं इसकी पेशी करूंगा, ऐसी की तैसी करूंगा, तू न्याय लेगा, मुझे क्या देगा? व्यंग की विद्रुपता बड़ी शालीनता से संप्रेषित होती है। तू न्याय लेगा, मुझे क्या देगा? तेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सही है, हालांकि फीस बहुत छोटी है, मुझे दे दे तेरे पास। उसे मना कर मेरी नजर, मैं जानता हूं, मैं शायद मेरे पास 100 से ज्यादा एपिसोड अलग अलग चैनलों पर आए हैं, मैंने ठाकों का व्यापार किया है, मैं हंसी के गुब्बारों से आप सबको खिलखिला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हस्ताक्षर करना। इसलिए आपका दायित्व है मेरी कोमल भावना को समझें और संभालें। अंत में एक मेरी नजर रोटी में झुकी, तभी एक इंपोर्टेड कार मेरे पास आकर रुकी। कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका। सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, ये बात समझ में नहीं आई। पूरे पूंजीवाद, पूरे अमेरिका को शब्दों में और संकेत में रेखांकित करता हूं, संभाल लेना। सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई? बाजार पे मेरा अधिकार है, रोटी खरीदना तेरी ताकत से बाहर है। अचानक तेरी किस्मत खिल नहीं सकती है, जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। इस रोटी पर भरे पेट का हक है, मुझे तेरी ईमानदारी पे शक है, लगता है तेरी नीयत खोटी है, मुझे दे दे तेरे पास रोटी है। अंत में एक नेताजी आए, राजनीति पर व्यंग शालीनता के साथ करता हूं। आपने बहुत विद्रूप व्यंग सुने होंगे, हम हंसते भी हैं, हम इसलिए कह लेते हैं कि आप सह लेते हैं, लेकिन राजनीति समाज का एक अंग हो चुका है, जहां से हमें जो लगता है वो कहता हूं। अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, बोला मेरी आंखों पे नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास। तालियां बजाओ यार, बढ़िया बात है। रोटी और पूरा नक्सलवाद, पूरा आतंकवाद, कोई ये पाकिस्तान नहीं है साहब। मैं पंक्ति देता हूं संकेत में, क्यों हो रहा है उसे वैधानिक सिद्ध करता हूं, शायद ये सब मिट जाए अगर ये नहीं हो। संकेत संभाल लेना। अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, बोला मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास, लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं। बड़ी गहरी चाल चली है, बता तू किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास। और अंतिम 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां अब आपसे कहता हूं, तालियां मत बजाना, क्योंकि आपने सुनी भी है कविता, आपने मुझे मेरा प्यार भी दिया, आपका इतना प्यार है कि मैं उसे उड़ नहीं सकता। तालियां उसका कोई मापदंड नहीं होती। मेरी कविताओं को, मेरी इन पंक्तियों को सुन लेना, शायद आपका मन करेगा ताली बजाने का, लेकिन मत बजाना। मैं अब आग्रह और चुनौती चैतन्यता के साथ ये बात दे रहा हूं, आपका मन करेगा मत बजाना, इकट्ठी करना। जब आपको लगे कि ताली बजाना कविता की, आपकी और मेरी, हम तीनों की बाध्यता हो गई, तो आप आशीष बनाकर मुझे विदा करना, शायद अगले कवि की भूमिका बने। इससे अच्छा मैं अशोक जी की आगाज कर नहीं सकता। अंतिम 6 पंक्तियां आप तालियों को समेटना और उनका पुष्प गुच्छ बनाकर बिखेर देना हूं आपके श्री चरणों में। हाँ बेटा रख जा तो रख जा, पिएगा। कायदे की बात आई तो तू भी आ गया। जो मेहनत करेगा वो तो पिएगा ही।
नहीं क्या ये क्या है, चाय जो है ना रास बिहारी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मया चापी तो या चापी, मैं चाय पी लिया हूँ, कविता पढ़ के तू भी पीना। अब लगा कृष्ण काले क्यों थे। मतलब वो पीठ पीछे चाय पिया करते थे। चलो हाँ। आप क्या करो, चलो खैर मैं बात को, हालांकि सब कर सकते हैं हम, ज़्यादा WWF है आनंद के लिए तारतम्य बनता है। हाँ जी। नेताजी का अंदाज, आप उस पंक्ति से जुड़ जाएं कि हाँ। अंत में एक नेताजी आए, मन मन मुस्काए, मेरी आंखों पे नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक बेरोजगार के पास, लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं, गहरी चाल चली है, पता तो किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। नेताजी का अंदाज मुझे अंदर तक हिला गया, एक गम सा पिला गया, मैं डरने लगा कोई मेरी रोटी न छीन ले, किस्मत में आए सुकच्छण न बीन ले, तभी एक कुत्ता मेरी ओर भौंका, मैं भैंसे कांपा और चौंका, कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया, उन चारों ने कस के जकड़ लिया, मारने लगे घूंसे और लात से, रोटी छूट गई मेरे हाथ से, हर कोई इस रोटी को अपने हिसाब से बांटने लगा, कुत्ता मेरे शरीर के घावों को चाटने लगा, आज भी चाट रहा है, मैं लहूलुहान हूँ, मैं भोला हूँ, मासूम हूँ, नादान हूँ, मैं सपना हूँ, उमंग हूँ, उड़ान हूँ, मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ, वर्तमान हूँ, मैं आपका बेटा, आपकी संतान हूँ, मैं पढ़ा लिखा बेकार नौजवान हूँ, मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान, वाह वाह रास बिहारी, बढ़िया बढ़िया, मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, बढ़िया मैं बढ़िया। भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान। हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है, मैं भूखा हूँ, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई मेरी रोटी है। वाह। धन्यवाद, आभार। आनंदम परिवार के इस अनुष्ठान में हम यहाँ तक पहुँचते हैं, शायद हमें अपना सर्वश्रेष्ठ कहने का मौका मिल जाता है, और आपके अनुरोध पर, आपके आग्रह पर बड़े कवि मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं। इस शहर को जो कुछ सर्वश्रेष्ठ दिया जा सकता है, मैं तो एक शब्द का सेतु बनकर आपके और उनके बीच में रहता हूँ। मैं कैसा सेतु नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इस शहर को सर्वश्रेष्ठ कवि उपलब्ध हों तो मैं कवियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी उपलब्ध कराता हूँ। माफ़ करना, इतनी बड़ी भीड़ संयत होकर, अनुशासित होकर कविता के शब्दों को दुलार दे रही है, प्यार दे रही है, ये मेरे शहर का गर्व है, मेरा गौरव है, और उस गौरव के सामने उस कवि कुल के गौरव को खड़ा करता हूँ, उस कवि कुल के गौरव को आमंत्रित करता हूँ जिसने कविता के आकाश को शब्दों से ऐसा जगमगाया कि जब वाचक परंपरा को पठन परंपरा से अलग समझा जाने लगा, जब वाचक परंपरा और मंच को छूत का दर्जा दिया जाने लगा, तब हमसे कुछ लोग बिरादरी में अपने आप को अलग मान रहे थे। अशोक चक्रधर एक ऐसा नाम होता है जो दिल्ली साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष होता है। अशोक चक्रधर एक ऐसा नाम होता है जिसने नेट पर कविता को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया। अशोक चक्रधर एक वो नाम होता है जिसने व्यंग के सलीके को दिलों में प्रतिष्ठित किया। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदरणीय अशोक जी चक्रधर को आमंत्रित करता हूँ, आप उनका स्वागत करें, अभिवादन करें, अभिनंदन। वाह भाई वाह, बढ़िया किया, बढ़िया किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।